सो अब देखने वाले हैं हम शॉक के बारे में। तो शॉक की डेफिनेशन है, इट इज़ हाइपोक्सिया एट सेलुलर लेवल। तो बेसिक डेफिनेशन, इट इज़ हाइपोक्सिया एट सेलुलर लेवल। तो बहुत सारे टाइप के शॉक्स होते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, इफ़ एनी पेशेंट प्रेजेंट विद द फीचर ऑफ शॉक, अज्यूम इट इज़ अ हाइपोवोलेमिक शॉक। तो इतना कॉमन होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक। इसका एक दूसरा सब टाइप है, वो है हेमरेजिक शॉक। एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से शॉक होता है, तो उसे कहते हैं हेमरेजिक शॉक। तो हेमरेजिक शॉक या तो कंसील्ड हो सकता है या फिर रिवील्ड ब्लीडिंग। कंसील्ड ब्लीडिंग उसकी साइट होती है नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, लॉन्ग बोन, ये सारी कंसील्ड ब्लीडिंग की साइन। रिवील्ड ब्लीडिंग में ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगा ब्लीडिंग, लाइक एग्जाम्पल इन द नेक। फिर ब्लड एक्यूमुलेशन साइट्स, कंसील्ड एरिया जो मैंने बता दिया। अब एक चीज़ याद रखनी है कि आइसोलेटेड हेड इंजरी या आइसोलेटेड हेड ब्लीड कैन नेवर गिव राइज टू हाइपोवोलेमिक शॉक। आइसोलेटेड हेड इंजरी या ब्लीडिंग कैन नेवर गिव राइज टू हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर हेड इंजरी का पेशेंट शोज द क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक, सर्च फॉर अदर साइट्स ऑफ ब्लीडिंग। फिर ब्लीडिंग सोर्सेज, ये आर्टीरियल हो सकता है या फिर वीनस। आर्टीरियल में अगर ट्रांसेक्शन ऑफ द आर्टरी हुई तो ब्लीडिंग कम होगी, लेकिन अगर लेसरेशन ऑफ द आर्टरी हुई देन ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। फिर ट्रांसेक्शन में कम होगी क्योंकि ट्रांसेक्शन में वेजोस्पासम होगा, लेसरेशन में भी वेजोस्पासम तो होगा, लेकिन उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। वो जो ओपनिंग होती है लेसरेशन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वीनस सोर्स होगा ब्लीडिंग का, तो इट विल शो लेट प्रेजेंटेशन। अब टाइप्स ऑफ हेमरेज, तो ये प्राइमरी हो सकता है, रिएक्शनरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो ड्यूरिंग सर्जरी होता है, रिएक्शनरी वो 4 to 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी होता है, सेकेंडरी आफ्टर फ्यू डेज। रिएक्शनरी का कॉजेज होता है इंक्रीज इन द बीपी या फिर स्लिपेज ऑफ द नॉट, लाइक ग्रेनेज नॉट। सूचर की जो नॉट होती है वो स्लिप हो जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। फिर रिएक्शनरी हेमरेज। फिर सेकेंडरी हेमरेज, उसका कॉज है स्लफिंग ऑफ आर्टरी और वेसल, सेकेंडरी टू इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज हुआ इन्फेक्शन, उसकी वजह से स्लफिंग ऑफ आर्टरी होगी या वेसल। तो ये टाइप्स ऑफ हेमरेज, प्राइमरी, रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। तो 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें पहले देखते हैं परसेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट। तो टेनिस की जो स्कोरिंग होती है 0, 15, 30, 45, उस हिसाब से याद रखना है। 30 और 40 उस हिसाब से याद रखना है। तो क्लास 1 में 0 to 15% ब्लड लॉस, क्लास 2 में 15 to 30%, क्लास 3 में 30 to 40 एंड क्लास 4 में मोर देन 40%। अब क्लास अप्रोक्सीमेटली ब्लड वॉल्यूम कितना होगा, तो क्लास में 400 to 500 cc, फिर 500 ml ऐड करते जाएंगे। तो क्लास 1 में 400 to 500 ml या cc, क्लास 2 में 1 लीटर, क्लास 3 में 1.5 लीटर एंड क्लास 4 में मोर देन 2 लीटर। अब इतने सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स में चेंजेस आते हैं अलग अलग क्लास ऑफ शॉक में। तो पहले जो क्लास 1 शॉक होता है, इट इज़ सिमिलर टू ब्लड डोनेशन। मतलब जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो तब हमारी बॉडी जो होती है वो क्लास 1 शॉक में होती है। ब्लड डोनेशन में नॉर्मल वैल्यू कितना ब्लड डोनेट करता है, तो अराउंड 420 ml, तो वो ये क्लास 1 शॉक में आ गई। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तभी हमारा सारे पैरामीटर्स वो नॉर्मली रहते हैं। तो क्लास 1 शॉक में भी सारे पैरामीटर्स वो नॉर्मल रहेंगे। पल्स रेट नॉर्मल, सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल, डायस्टोलिक बीपी नॉर्मल, पल्स प्रेशर वो भी नॉर्मल, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल, यूरिन आउटपुट नॉर्मल, मेंटल स्टेटस नॉर्मल, बेस डेफिसिट वो भी नॉर्मल एंड मैनेजमेंट में ओरल लिक्विड्स देंगे सिर्फ। अब क्लास 2 में 15 to 30% ब्लड लॉस, 1 लीटर, अराउंड 1 लीटर ब्लड लॉस। अब इसमें होता क्या है, क्लास 2 शॉक, इट इज़ अ कंपेंसेटेड शॉक। तो कंपेंसेटेड फेज में होती है बॉडी, तो ब्लड लॉस हुआ तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन रिलीज़ करेगा। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ये क्या करेंगे, एक तो टैकीकार्डिया करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा इन द क्लास 2 शॉक। टैकीकार्डिया करवाएंगे, इट इज़ द अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ हाइपोवोलेमिया। फिर दूसरा ये पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे। पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होता है इन द पेरिफेरी वो कम हो जाएगा, तो जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो कोल्ड हो जाएगी, तो कोल्ड पेरिफेरीज दिखेगी। दूसरा, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस वो भी इंक्रीज़ होगा। तीसरा, कि ये जो पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो ब्लड जो है वो पेरिफेरी से सारा सेंटर ऑफ द हार्ट जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं वहाँ पे मूव करेगा, तो कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रहेगा ड्यू टू दिस शंटिंग ऑफ ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन्स। तो ये सारी चीज़ें होगी इन द कंपेंसेटेड फेज कि ब्लड लॉस हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट, एड्रेनालिन नॉर रिलीज हुआ, टैकीकार्डिया, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन, कोल्ड पेरिफेरीज, इंक्रीज पीवीआर एंड शंटिंग ऑफ ब्लड टू वाइटल ऑर्गन्स। तो क्लास 2 में यही याद रखना है कि पल्स रेट होती है जो हार्ट रेट वो सबसे पहले इंक्रीज होती है इन द क्लास 2 शॉक। दूसरा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रहता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी, एक तो पल्स रेट इंक्रीज होती है और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो भी इंक्रीज होता है। अब पल्स प्रेशर का क्या होगा,
इसकी पल्स प्रेशर इज़ इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये तो नॉर्मल है, लेकिन डायस्टोलिक वो इंक्रीज़ हो गया, तो इनका जो डिफरेंस था वो कम हो गया, तो पल्स प्रेशर वो नैरो हो जाएगा। दूसरा रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होगा, यूरिन आउटपुट नॉर्मल या फिर रिड्यूस्ड, मेंटल स्टेटस पेशेंट जो है वो थर्स्टी एंड एंक्शियस होगा। बेस डेफिसिट वो -2 to -6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बेस डेफिसिट का मतलब बॉडी में एसिडोसिस होगा। और मैनेजमेंट में इसमें हम IV क्रिस्टलॉइड्स देंगे, NS या फिर RL। तो ये क्लास 2 शॉक था, कंपनसेटेड फेस। तो ये क्या क्या चीज़ें होती है ये याद रखना, मेन ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। उसके बाद क्लास 3 शॉक। क्लास 3 शॉक वो डीकम्पनसेटेड फेस। इसमें ब्लड जो बॉडी जो है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लास 3 शॉक। तो ये याद रखना है हमें, जो स्टार किया ये इतना याद रखना है। पल्स रेट सबसे पहले इंक्रीज़ हो रहा था इन द क्लास 2, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था इन द क्लास 2, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लास 3। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया, तो इसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो भी कम हो जाएगा, पल्स प्रेशर वो भी नैरो हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी एक याद रखना है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, मेंटल स्टेटस वो कन्फ्यूज होगा, बेस डेफिसिट -6 to -10, मैनेजमेंट में IV क्रिस्टलॉइड्स प्लस कोलॉइड्स इन 3:1 रेशियो। तो ये क्लास 3 शॉक, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लास 3 शॉक। फिर क्लास 4 शॉक में मोर देन 40% ब्लड लॉस, मोर देन 2 लीटर ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट। तो ये एक तरीके से एकदम एंड स्टेज ही है। तो इसमें ये सारे पैरामीटर्स जो है दे आर नॉन रिकॉर्डेबल, पल्स रेट, BP, पल्स प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट वो कुछ ज़्यादा ही हाई होगा, एनूरिया होगा, पेशेंट विल बी इन कोमा, बेस डेफिसिट मोर देन -10 एंड मैनेजमेंट इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। होपफुली क्लियर हो गया हुआ ये टेबल। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ द शॉक। मॉनिटरिंग में हम क्या करेंगे, तो पहले 2 इंडिकेटर आते हैं। बेस्ट इंडिकेटर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू बी गिवन, मतलब हमें शॉक के पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, एक तो वो। दूसरा क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन, मतलब हमने जो फ्लूइड दे रहा है वो एडिक्वेट है कि नहीं है वो। तो 2 इंडिकेटर हुए। अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिटरमाइन करने के लिए इंडिकेटर जो बेस्ट है वो है PCWP, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इसको मेजर करते हैं बाय श्वान-गैन्स कैथेटर। ये बेस्ट मेथड है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं वो है ये CVP, सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड पूछे तो ये PCWP, लेकिन अगर प्रैक्टिकली पूछे तो CVP, सेंट्रल वीनस प्रेशर। अब बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर फॉर फ्लूइड रिससिटेशन वो है यूरिन आउटपुट। हम यूरिन आउटपुट देखेंगे इन द पेशेंट। उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ रिससिटेशन वो क्या होंगे, तो MVOS में बेस्ट एंड पॉइंट ऑफ रिससिटेशन वो है MVOS, मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन रिटर्निंग टू द हार्ट आफ्टर बीइंग यूटिलाइज इन द बॉडी। हार्ट ने एक बार ऑक्सीजन पंप किया तो फिर बॉडी यूटिलाइज करेगी, और कितना % ऑफ ऑक्सीजन हार्ट में वापस रिटर्न आ रहा है उसे कहते हैं MVOS। इट इज़ मेजर्ड बाय ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम द कैथेटर इन द राइट एट्रियम। के राइट एट्रियम याद रखना है, राइट एट्रियम में जो कैथेटर होता है उसमें से हम ब्लड विथड्रॉ करेंगे। सुपीरियर वेना कवा में इससे नहीं करेंगे, इट विल गिव फॉल्स हाई वैल्यूज़। नॉर्मल इसकी रेंज होती है 50 to 70%। लेस दैन 50% कब होगी, जब या तो हार्ट ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पा रहा होगा, या फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, या फिर कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा। तो उसका एग्जांपल है कार्डियोजेनिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। मोर देन 70% कब होगा, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन हार्ट में रिटर्न करा है, इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन कम यूटिलाइज हुआ है, या फिर इम्पेयर्ड O2 एक्सट्रैक्शन है, बॉडी ऑक्सीजन यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही, या फिर क्विक सर्कुलेशन हो रहा है इन द बॉडी, जैसे कि सेप्टिक शॉक में होता है। तो इसका एग्जांपल है सेप्टिक शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन शॉक। फिर कुछ इंडेक्सेस है विच आर यूज्ड टू मॉनिटर शॉक। तो पहला है शॉक इंडेक्स विच इज़ हार्ट रेट डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर है मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स जो हार्ट रेट डिवाइडेड बाय मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर। फिर तीसरा है रोप। रोप इज़ रेट ओवर प्रेशर डिफरेंस विच इज़ पल्स रेट डिवाइडेड बाय पल्स प्रेशर। लेस देन 3 हुआ देन स्टेबल पेशेंट, मोर देन 3 हुआ देन डीकम्पनसेटेड हेमरेजिक शॉक। अब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसके बारे में देखते हैं। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कब कर रहे थे, क्लास 4 शॉक में। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहला इफ़ वी रिप्लेस एंटायर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इन 24 आवर। दूसरा इफ़ वी गिव मोर देन 10 यूनिट्स ब्लड इन 24 आवर्स। तीसरा इफ़ वी गिव मोर देन 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड इन 1 आवर। तो ये 3 डेफिनेशन होगी, या तो एंटायर सर्कुलेटिंग फ्लूइड को रिप्लेस करेंगे इन 24 आवर तब, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ ब्लड देंगे इन 24 आवर्स तब, मोर देन 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड देंगे इन 1 आवर।
तो ये डेफिनेशन है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इसका कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन हुआ है हाइपोथर्मिया। फिर दूसरा है साइट्रेट टॉक्सिसिटी। जो एंटीकोएगुलेंट यूज़ होता है जो ब्लड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए, उसमें होता है साइट्रेट। ये साइट्रेट करता क्या है, ये किलेट करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को बॉडी में से। तो बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होगा और हाइपोमैग्नीसीमिया होगा, प्लस साइट्रेट टॉक्सिसिटी होगी बिकॉज बॉडी जो है वो इट फेल्स टू मेटाबोलाइज द साइट्रेट। तो हाइपोथर्मिया, साइट्रेट टॉक्सिसिटी हो गया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। उसके बाद हाइपर या फिर हाइपोकैलेमिया कुछ भी हो सकता है। हाइपरकैलेमिया होगा क्योंकि जो स्टोर्ड आरबीसी थे उनका ब्रेकडाउन होगा, उसमें से पोटेशियम रिलीज होगा। हाइपोकैलेमिया क्योंकि जो भी ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज किया उसमें भी वो क्या करता है, आरबीसी दे एक्टिवली टेकअप पोटेशियम, तो इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा। आरबीसी वो पोटेशियम ले लेंगे, उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा। दूसरा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इनिशियली सिट्रेट टॉक्सिसिटी की वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, लेकिन अल्टीमेटली मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से भी हाइपरकैलेमिया हो सकता है। तो याद रखना, इनिशियली सिर्फ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, लेकिन लेटर ऑन मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। फिर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस लाइक फिब्राइल रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। फिब्राइल रिएक्शन आर मोस्ट कॉमन। फिर दूसरी दो कंडीशन है टैको एंड ट्रैली। टैको इज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड कार्डियक ओवरलोड। हम कुछ ज़्यादा ही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे इन द पेशेंट, कार्डियक ओवरलोड हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स है पफिनेस ऑफ द फेस एंड इडीमा। ट्रीटमेंट के लिए हम डायूरेटिक्स देंगे। फिर है ट्राली विच इज ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। इट डेवलप्स विद इन 6 hours ऑफ द ट्रांसफ्यूजन एंड कॉज इज और anti-HLA एंटीबॉडीज। एंटी-HLA एंटीबॉडीज, इसमें ARDS जैसी पिक्चर देखने को मिलेगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये टैको एंड ट्राली इस ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड कार्डियक ओवरलोड, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। इसका कॉज है वो anti-HLA एंटीबॉडीज। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो है कोएगुलोपैथी। तो ये याद रखना कोएगुलोपैथी। दूसरा एक ट्रायड देखने को मिलता है विच इज़ नोन एज टेरिबल ट्रायड ऑफ ट्रॉमा, जिसमें 3 चीज़ें आती है, हाइपोथर्मिया जो पहले बता दिया था, एसिडोसिस वो भी बता दिया, और दूसरा डायल्यूशनल कोएगुलोपैथी तो ये भी बता दिया। तो ये टेरिबल ट्रायड ऑफ ट्रॉमा है, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस एंड डायल्यूशनल कोएगुलोपैथी। इसे हम प्रिवेंट करने के लिए हम जो रेशियो होता है ब्लड प्रोडक्ट्स का उसे रखते हैं 1:1:1। तो पैक्ड आरबीसी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, उनका रेशियो जो होता है वो 1:1:1 वो रखते हैं ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब दूसरे ये 2 स्कोर्स है विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कब हमें पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए, तो पहला है ABC स्कोर और दूसरा है टैश स्कोर। ABC स्कोर में कोई भी पेनिट्रेटिंग ट्रोमा हुआ है पेशेंट को, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 90, हार्ट रेट इज़ मोर देन 120 एंड पॉजिटिव फास्ट स्कैन। तो ये 4 क्राइटेरिया है, पेनिट्रेटिंग ट्रोमा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे और पॉजिटिव फास्ट स्कैन। टैश ट्रॉमा एसोसिएटेड सीवियर हेमरेजिक स्कोर, उसमें हम अगेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन देखेंगे, फास्ट स्कैन देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, हार्ट रेट, बेस एक्सेस, जेंडर। तो ये टैश एंड ABC स्कोर। फिर ब्लड सब्सटीट्यूट्स। तो फर्स्ट जनरेशन ब्लड सब्सटीट्यूट, अगर IV क्रिस्टलॉइड्स या कोलॉइड्स प्रेजेंट नहीं हो तो फिर हम ये दे सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन वो है पर फ्लोरोकार्बन। सेकेंड जनरेशन स्ट्रोमा फ्री हीमोग्लोबिन, फिर पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल हीमोग्लोबिन, और बाकी ये सारे इन शॉर्ट ब्लड सब्सटीट्यूट्स, से नाम याद रखना है। फिर एक गारमेंट हम यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं एंटी शॉक गारमेंट। इसे हम लोअर लिम्ब में टाई कर देते हैं, पेशेंट के लोअर लिम्ब में हम टाई कर देते हैं। इसमें होता क्या है, ये सपोज लोअर लिम्ब का ये डिस्टल पार्ट है, यहाँ पे फीट है और यहाँ पे हेड है, तो यहाँ पे हमने टाई कर दिया एंटी शॉक गारमेंट। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं और ये जो गारमेंट है वो कंप्रेस करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी ब्लड होता है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ मूव होता है टुवर्ड्स द वाइटल ऑर्गन। इसमें सिक्वेंशियल कंप्रेशन होता है, सबसे जहाँ पे नीचे की साइड होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होगा और यहाँ ऊपर धीरे धीरे कंप्रेशन वो कम होता जाएगा। तो ये एंटी शॉक गारमेंट इज यूज्ड इन पेशेंट विथ हाइपोवोलेमिक शॉक। सिक्वेंशियल कंप्रेशन होता है, लीस्ट कंप्रेशन इज 6, यहाँ पे 6, मैक्सिमम इज़ 1, सॉरी यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 1 होता है। कुछ डेफिनेशंस है। ऑकल्ट हाइपोपरफ्यूजन, इट इज़ नॉर्मल CVS पैरामीटर, नॉर्मल यूरिन आउटपुट बट लो MVOS एंड एसिडोसिस। तो ये सिंपली याद रख सकते हो। फिर डायनामिक फ्लूइड रिस्पॉन्स इन शॉक। डायनामिक फ्लूइड रिस्पॉन्स इन शॉक, जब हम पेशेंट को बोलस ऑफ फ्लूइड देंगे 250 to 500 cc, तब CVP वो राइज करेगा बाई 2 to 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इट इज ग्रेजुअली नॉर्मलाइज इन 20 minutes। तो ये सिर्फ इतना याद रखना है, ऑकल्ट हाइपोपरफ्यूजन और डायनामिक फ्लूइड रिस्पॉन्स इन शॉक। अब 3 तरीके के रिस्पॉन्डर्स हो सकते हैं, या
तो रिस्पॉन्डर्स, नॉन रिस्पॉन्डर एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर। रिस्पॉन्डर्स दे शो राइज इन CVP एंड देन नॉर्मलाइज, जो पेशेंट वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। नॉन रिस्पॉन्डर में नो चेंज इन CVP, इसका मतलब इट विल इंडिकेट द रेट ऑफ लॉस इज़ मोर देन रेट ऑफ गिविंग द फ्लूइड्स, तो हमें फ्लूइड जो दे रहे हैं उसका रेट इंक्रीज़ करना होगा। दूसरा है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर, इसका मतलब इनिशियली वो दे विल शो राइज इन CVP, लेकिन अगेन इट विल रिटर्न टू प्री ट्रीटमेंट वैल्यू इन 10 to 15 मिनट्स। ये इंडिकेट करता है देयर इज़ एनी ऑन गोइंग लॉस हैपनिंग। ये 3 तरीके रिस्पॉन्डर्स हो गए, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्डर, नॉन रिस्पॉन्डर एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर्स। फिर पेरी ऑपरेटिव RBC ट्रांसफ्यूजन क्राइटेरिया, तो कौन से पेशेंट में जो ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं वो बेनिफिशियल होगा कि नहीं, तो उसके लिए हम हीमोग्लोबिन मेजर करेंगे। अगर हीमोग्लोबिन लेस दैन 6 है तो पेशेंट विल बेनिफिट फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन। 6 to 8 है, ओनली गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ ऑन गोइंग लॉस आर प्रेजेंट। अगर मोर देन 8 हीमोग्लोबिन है देन इट इज़ नॉट इंडिकेटेड। फिर हम ल्यूको रिडक्शन फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस एनी फिब्राइल रिएक्शन। तो ये इतनी चीज़ें याद रखनी थी। तो ये याद रखना है RBC ट्रांसफ्यूजन क्राइटेरिया, 3 रिस्पॉन्डर्स, ये 2 की डेफिनेशन, और बाकी आगे जो क्लासेस ऑफ शॉक बताए थे, हाइपोथर्मी कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो सब। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ शॉक। तो पहले हमने हाइपोवोलेमिक शॉक देख लिया। दूसरे टाइप ऑफ शॉक हुआ कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। तो एक एक करके हम सारे शॉक्स देखते हैं और इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे तो वो देखते हैं। तो पल्स रेट में क्या चेंजेस आएंगे, कार्डियक आउटपुट में, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड JVP। तो पहले कार्डियोजेनिक शॉक देखते हैं। ये होता किसकी वजह से, ड्यू टू MI, एरिथमिया और कार्डियक टेम्पोरल। इन शॉर्ट कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम में कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। तो कार्डियोजेनिक शॉक में होगा क्या, सबसे पहले हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट होगा, इसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो भी कम होगा। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, तो उसकी वजह से कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होगी। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है हमें कार्डियोजेनिक शॉक। प्लस जो प्री लोड है वो एक्यूमुलेट होगा, तो उसकी वजह से JVP जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये याद रखना है, कार्डियोजेनिक शॉक में पहले तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कम होगा, उसकी वजह से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होगी। प्लस प्री लोड एक्यूमुलेट होगा, उसकी वजह से JVP वो इंक्रीज़ होगा या रेस्ट होगा। तो ये कार्डियोजेनिक शॉक। उसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक होता है इन केस ऑफ एनी ट्रांजेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, स्पाइनल कॉर्ड ही पूरा कट हो गया तो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन होगी, तो सारी चीज़ें जितने भी पैरामीटर्स है सब कम हो जाएगी। तो हार्ट रेट, पल्स रेट वो कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। दूसरा वेजो डायलेशन होगा, तो उसकी वजह से एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो वार्म एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएगी, कि वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, टैकिकार्डिया नहीं होगा, उसके बदले क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया एंड वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन की वजह से वार्म एक्सट्रीमिटीज़ होगी, कूलिंग ऑफ ब्लड होगा, वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा, JVP वो भी कम हो जाएगा, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो भी कम हो जाएगा। तो सारी चीज़ें कम हो जाएगी इन न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, जबकि हेड इंजरी में ब्रेडिकार्डिया प्लस हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो ये 2 डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हो गए। न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन, हेड इंजरी में ब्रेडिकार्डिया प्लस हाइपरटेंशन। तो ये एक चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्यू टू मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होगा, वो भी एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है। तो अगेन यहाँ पे जो देखा वही होगा, वेजोडाइलेशन, उसकी वजह से वार्म एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएगी, कूलिंग ऑफ ब्लड, वीनस रिटर्न कम होगा, JVP कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो भी कम होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इतना याद रखना, हिस्टामिन इज़ अ पोटेंट वेजोडाइलेटर। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि इसमें सिंपैथेटिक टोन का लॉस नहीं हो रहा, तो ये न्यूरोजेनिक में जो ब्रेडिकार्डिया हो रहा था वो नहीं होगा, इसमें टैकिकार्डिया होगा। सिंपैथेटिक टोन जो है वो नॉर्मल है, सिंपैथेटिक सिस्टम इज़ नॉर्मल, सो हार्ट रेट वो इंक्रीज़ होगी। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में हाइपोटेंशन प्लस टैकिकार्डिया देखने को मिलता है इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। उसके बाद सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक के 2 फेज होते हैं, वार्म सेप्टिक शॉक एंड कोल्ड सेप्टिक शॉक। वार्म सेप्टिक शॉक में हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन होता है, इसका मतलब ब्लड जो है वो क्विकली मूव करता है इन द बॉडी, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्रीज़ होगी। हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, पल्स रेट इंक्रीज़ होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से हमें वार्म एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलते हैं। वार्म शॉक स्टेज, वार्म फेज़ में वार्म एक्सट्रीमिटीज़, PVR वो कम होगा, JVP वो नॉर्मल होगा। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती है, प्लस वार्म एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलती है सिर्फ, और PVR वो कम हो जाता है, ये याद रखें। कोल्ड सेप्टिक शॉक में इसमें होता है क्या, बैक्टीरियल टॉक्सिन जो रिलीज़ हुए थे वो मायोकार्डियम को इनहिबिट करेंगे, इसकी वजह से जो भी फीचर्स आएंगे दे विल बी सिमिलर टू कार्डियोजेनिक शॉक। तो ये कोल्ड फेज ऑफ सेप्टिक शॉक और ये कार्डियोजेनिक शॉक, तो सारे फीचर्स सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज़ कर रहा है वो मायोकार्डियम को इनहिबिट करेगा, तो इस वजह से फीचर्स जो है वो सिमिलर आएंगे टू कार्डियोजेनिक शॉक।
उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, इसमें प्री लोड जो है वो कम हो जाएगा, तो इसके वजह से फीलिंग जो है ऑफ हार्ट की वो कम हो जाएगी ड्यू टू मैकेनिकल इम्पेयरमेंट। एग्जाम्पल है कार्डियक टैम्पोनॉइड एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें प्री लोड कम हो जाएगा, ये याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में ब्लड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा इनटू द पेरिफेरी, पेरिफेरी में सारा ब्लड कलेक्ट होता रहेगा, तो एक्सट्रीमिटीज़ वो वार्म होगी और कार्डियक आउटपुट वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है। वार्म एक्सट्रीमिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक में, एनाफाइलेक्टिक एंड वार्म सेप्टिक शॉक में, ये तीन में हमें वार्म एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलते हैं, ANW या फिर WAN वान, वार्म सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। उसके बाद एंडोक्राइन शॉक, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव हाइपोवोलेमिक ऑर्गन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कुछ डेफिनेशंस है, पहली है SIRS विच इज सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, इट इज़ बॉडीज रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन या तो इन्फेक्टिव हो सकता है या फिर नॉन इन्फेक्टिव। इसके जो मीडिएटर्स है वो याद रखना है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फा, IL-1, IL-6 एंड TNF अल्फा। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं, एक तो टेम्परेचर, WBC काउंट, रेस्पिरेटरी रेट, PCO2 एंड पल्स रेट। टेम्परेचर शुड बी लेस दैन 36 या मोर देन 38, WBC लेस दैन 4000 और मोर देन 12,000 और मोर देन 10% बैंड फॉर्म्स इन पेरिफेरल स्मीयर। ये चीज़ याद रखनी है, मोर देन 10% बैंड फॉर्म्स इन पेरिफेरल स्मीयर। फिर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20, PCO2 लेस दैन 32 mmHg, पल्स रेट मोर देन 90 पर मिनट। इनमें से कोई भी दो पैरामीटर अगर पॉजिटिव हुए देन हम कहेंगे कि पेशेंट हैज़ SIRS इज पॉजिटिव। फिर दूसरी डेफिनेशन है सेप्सिस की, सेप्सिस इट इज़ SIRS प्लस नोन फोकाई ऑफ इन्फेक्शन। फिर सेप्टिक शॉक, इट इज़ सेप्सिस प्लस हाइपोटेंशन विच फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू फ्लूइड। तो SIRS इट इज़ बॉडीज रिस्पॉन्स टू फ्लूइड इन्फ्लेमेशन। ये पैरामीटर्स देखें, इसमें दो पैरामीटर्स पॉजिटिव होने चाहिए। सेप्सिस इट इज़ SIRS प्लस नोन फोकाई ऑफ इन्फेक्शन। सेप्टिक शॉक वो है सेप्सिस प्लस हाइपोटेंशन विच फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू फ्लूइड। फिर MODS मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। तो इतनी डेफिनेशंस थी। अब कुछ स्कोर है, एक सोफा स्कोर और एक क्यू सोफा स्कोर। सोफा स्कोर का फुल फॉर्म सिक्वेंशियल या फिर सेप्सिस रिलेटेड ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। सोफा स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना आउटकम जो है वो पुअर होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, तो सोफा स्कोर में इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, कोएगुलेशन देखते हैं, लीवर फंक्शन देखते हैं, कार्डियोवास्कुलर, CNS, रीनल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हम देखते हैं, उसके हिसाब से स्कोरिंग देते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा टेबल है तो ईजी मेथड डेवलप किए वो है क्यू सोफा स्कोर, जो है क्विक सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। इसमें सिर्फ 3 पैरामीटर देखते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 22 पर मिनट। ये तीन चीज़ें हम देखते हैं, ब्लड प्रेशर, मेंटल स्टेटस एंड रेस्पिरेटरी रेट। इसमें से अगर कोई भी दो चीज़ें पॉजिटिव, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें फुलफिल होगी, इट विल इंडिकेट पुअर आउटकम। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। सेप्सिस की यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन में दी हुई है, इट इज सोफा स्कोर ऑफ 2 और मोर देन 2 प्लस नॉन फोकाई ऑफ इन्फेक्शन। आगे क्या थी, SIRS प्लस नॉन फोकाई ऑफ इन्फेक्शन। तो सपोज सोफा स्कोर मोर देन सेम ही होगा, ये सारे पैरामीटर्स हैं, इसमें से दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव होगी देन वो SIRS पॉजिटिव होगा। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। फिर सेप्सिस दूसरी डेफिनेशन, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन कॉज्ड बाय डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स। सेप्टिक शॉक, इफ देयर इज नीड फॉर वेसोप्रेसर्स एंड सीरम लैक्टेट इज मोर देन 2 मिलीमोल पर ml। सीरम लैक्टेट क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स ऑक्सीजन परफ्यूजन इन द ऑर्गन। अगर वो ज़्यादा होगा इसका मतलब ऑक्सीजन परफ्यूजन वो टिश्यू में कम है। The term severe sepsis is out, SIRS is out and Q SOFA is out। फिर हमारे गोल्स क्या हो गया ऑफ इनिशियल रिससिटेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 आवर्स। तो हमें पेशेंट का जो ये सारे गोल्स फुलफिल करना है। CVP शुड बी 8 to 12 mmHg, मीन आर्टिरियल प्रेशर मोर देन 65 mmHg, यूरिनरी आउटपुट मोर देन 0.5 ml पर kg पर आवर, MBOS मोर देन 65% एंड नॉर्मलाइज द लैक्टेट। ये हमारे गोल्स होना चाहिए वाइल स्टार्टिंग द रिससिटेशन, इनिशियल रिससिटेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 आवर्स। सेप्टिक शॉक की मैनेजमेंट, इसमें पहले हम IV फ्लूइड्स देंगे, अगर इफ़ दे आर नॉट सफिशिएंट देन हम आयोनोट्रोप्स एंड वेसोप्रेसर्स भी देंगे। तो यही था सेप्टिक शॉक के बारे में और इतनी सारी डेफिनेशंस। सबसे पहले स्टार्ट करना है SIRS से। SIRS तो आउट हो गया, सोफा क्यू सोफा भी यूज़ करते हैं। फिर सेप्सिस करना है, सेप्टिक शॉक एंड MODS। फिर ये याद रखना है गोल्स ऑफ इनिशियल रिससिटेशन। इसमें हम CVP देखते हैं, मीन आर्टिरियल प्रेशर, यूरिनरी आउटपुट, MBOS एंड लैक्टेट। दूसरे कुछ 2 वन लाइनर्स हैं, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस सीन इन ब्लड, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये तो पहले देख लिया। दूसरा है कैपिलरी रिफिल टाइम, इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल टाइप ऑफ शॉक एक्सेप्ट सेप्टिक शॉक। इसका मतलब कैपिलरी रिफिल टाइम वो हाई किस में होगा, जिसमें पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस वो हाई होगा या जिसमें कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होगी ऐसे शॉक में।
सेप्टिक शॉक में तो नहीं होता, वॉर्म एक्सट्रीमिटीज़ हो गई तो उसमें कैपिलरी रिफिल टाइम को प्रोलॉन्ग नहीं होगा।